हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने केवीएस टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 2018 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग 2017 का पेपर लिए हैं और इसको अब डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा ये 5वां एपिसोड है। हम लोग 3 एपिसोड ऑलरेडी डन कर चुके हैं, राइट। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे 61st क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। पहला ही क्वेश्चन है, इन एन ओपन डिवाइस करेंट थ्रू इट इज़। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ओपन डिवाइस में बोला है करेंट थ्रू इट इज़ क्या होगा। तो कोई भी ओपन डिवाइस यदि होती है, राइट, तो उसमें क्या कोई करंट फ्लो करता है? बिल्कुल नहीं करता है। और अगर उसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे तो वो भी समथिंग भी होता है जो कि अननोन होता है, राइट। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 एंड वोल्टेज इज़ अननोन, राइट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का, एन एनर्जी सोर्स फोर्सेस अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 4 सेकेंड टू फ्लो थ्रू अ लाइट बल्ब। If 3 kilojoule given in terms of light energy, the voltage drop across the bulb is। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, नेटवर्क का अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको वोल्टेज ड्रॉप बताना है अक्रॉस दी बल्ब, और इससे 3 किलो जूल की एनर्जी क्या हो रही है, 3 किलो जूल एनर्जी इससे मिल रही है हमको। और 4 सेकेंड्स के लिए इसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है 5 एम्पियर का। तो अगर हम लोग निकाल दे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यही हमारा होता है क्या, वोल्टेज। और यहाँ पे जो वर्क होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हो जाएगा 3 किलो जूल, राइट। तो 3 इंटू 1000, ओके। एंड हियर वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। नाउ एज वी नो दैट 3 इंटू 1000 I करंट इज़ 5 एम्पियर एंड T कितना है हमारा 4 सेकेंड्स के लिए, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये 5 हो गया और ये 200 और ये हो गया हमारा 50, यहाँ से कट गया। तो और इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली 150 वोल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा हमको ये फार्मूला यूज़ कर लेना था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वैसे भी इजी होते हैं, और अभी तक तो देखिए कितने टफ क्वेश्चन आ रहे थे इसमें, लेकिन अब जब नेटवर्क आया हो तो कितने ईजी हो गए। तो 63 क्वेश्चन जो हमारा है 63 नंबर का, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगेन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम, कि 2 अगर रजिस्टर्स हमारे क्या हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ द रजिस्टर कैरी सेम अमाउंट ऑफ करंट। या बिल्कुल सही है। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स द सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस ड्रॉप, मीन्स यहाँ पे जो ड्रॉप होगा V1 और यहाँ पे जो ड्रॉप होगा V2, राइट। ड्रॉप इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा उसके इक्वल होगा, राइट। ओके, ये भी सही है। और दिया है फोर्थ ऑल ऑफ दिस, तो चारों के चारों, तीनों के तीनों सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो समय इसमें वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट 3 अनइक्वल रजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन नेटवर्क का, कि 3 रजिस्टर्स हमारे अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, राइट, तो उनसे हमसे पूछ रहा है कि बताइए, पहला वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम, ऑफ कोर्स सारे के सारे ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अगर V है तो V ही होगा। सेकेंड है, रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट इक्वल्स द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगेन ये बोल रहा है कि अगर ये R है, ये भी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, अनइक्वल हैं, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, लेट अस सपोज वो R है, राइट। तो वो क्या होगा, अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके भी रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो ये तो थ्योरम ही होता है। थ्योरम क्या मतलब, यही पैरेलल सर्किट की कहानी होती है। तो सेकेंड भी काफ़ी ईजी है, मतलब इसमें टाइम वेस्ट करना एक तरह से। द सम ऑफ द ब्रांच करंट इज इक्वल्स टू द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, मीन्स यहाँ से जो टोटल करंट जाएगी वो इनके जो इनमें जो करंट फ्लो हो रही है उनके सम के इक्वल होगी। तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है, द करंट इन ईच ब्रांच इज इक्वल। तो पैरेलल में तो करंट इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसमें तो पूछा ही है कि फॉल्स कौन है, तो फोर्थ वाला फॉल्स है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये अभी तक नेटवर्क के। 65th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, The algebraic sum of all voltage drops and EMFs in any closed loop of a circuit is zero. This law is called।
तो अगेन देखिए मीन्स किरचॉफ वोल्टेज ला, क्या है इसमें टाइम पास करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ प्रिंसिपल नोड इज अ, प्रिंसिपल नोड देखिए अभी मैंने एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, वही पूछा हुआ था। प्रिंसिपल नोड क्या होता है कि अगर हम किसी जंक्शन पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच कनेक्टेड हैं तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल नोड बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या है, जंक्शन वेयर ब्रांच करंट कैन कंबाइन आर डिवाइड, तो ओके यहाँ पे कंबाइन और डिवाइड हो रहे हैं तो हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है क्लोज्ड पाथ आर लूप वेयर द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज मस्ट बी जीरो, तो ज़रूरी नहीं है कि जीरो हो। थर्ड है सिंपल पॉसिबल क्लोज्ड पाथ अराउंड अ सर्किट, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, सिंपल पॉसिबल क्लोज्ड पाथ अराउंड अ सर्किट। फोर्थ है नन ऑफ दीज, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है कि जंक्शन वेयर ब्रांच करंट कैन कंबाइन आर डिवाइड। बट यहाँ पे अगर मैं केवल दो ले लूँ ब्रांच, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ भी एक तरीके से नहीं, ये फिर जंक्शन नहीं हुआ, ये नोड हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसा जंक्शन जहाँ पे ब्रांच करंट कंबाइन और डिवाइड होते हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई 3 ब्रांच हो या 3 से अधिक। 2 ब्रांच के साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको प्रिंसिपल नोड नहीं बोलते हैं। हालांकि ये भी एक नोड है लेकिन ये सिंपल नोड है, और ये जो नोड है वो क्या है, प्रिंसिपल नोड है, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच कंबाइन होती हैं, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू बी एप्लीकेबल। तो अगेन हमसे देखिए एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में पूछ रहा है कि किस पे ये एप्लीकेबल है। तो बाइलेटरल होना चाहिए, सही बात है। लिनियरिटी, ओके, लिनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क्स, नन ऑफ दीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल बोल रहा है फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो केवल बाइलेटरल ही नहीं होना चाहिए, केवल लिनियरिटी ही नहीं होनी चाहिए, राइट, दोनों होना चाहिए, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क। आपने पढ़ भी रखा होगा, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ होता था कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग की कोई एक सर्किट है ऐसे, राइट, यहाँ भी एक हम लोग रजिस्टर ले लेते हैं और यहाँ भी एक रजिस्टर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एक सोर्स है, ओके, और ये हमारा ई वोल्टेज है यहाँ पे और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, राइट, और यहाँ पे ये R4 है और ये R3 है, R2 R1 ऐसा हमने ले लिया, ठीक है, 4 रजिस्टर्स। और यहाँ पे भी हम लोग इसको समझाने के लिए यहाँ पे वही चीज़ R1 ले लो आप, R2 ले लो, और यहाँ पे R3 ले लो, और ये जैसा R4 था वैसा का वैसा R4। अब हमको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था इसको हमको यहाँ पे ला देना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो करंट था ये माइनस से प्लस टर्मिनल में एंटर कर रहा था, तो यहाँ पे जो करंट ऐसे है वैसे का वैसे ही मिलना चाहिए, मतलब ये I अगर है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो इसका मतलब माइनस टर्मिनल यहाँ पे होगा, प्लस वाला यहाँ पे होगा, राइट। तो ऐसे हो गया, ये ई हो गया यहाँ पे, और ये जो आई करंट है ये सेम करंट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये सेम करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, आई, जैसे ये करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो आप अगर कोई वैल्यूज़ यहाँ पे रख के चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये सेम करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगी। तो इसी को कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कि अगर ये जो एलिमेंट है अगर सेम है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही थी वही करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, अगर हम ये सोर्स यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर दें, राइट, एकदम सेम पोलरिटी के साथ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके लिए जो नेटवर्क है वो एक तो लीनियर होना चाहिए, मीन्स इसमें RL और C एलिमेंट्स यूज हों, और दूसरा बाइलेटरल होना चाहिए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच सर्किट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इज़ नॉट डिज़ायर्ड। तो ऐसे सर्किट्स जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम डिज़ायर्ड नहीं होता है, तो कम्युनिकेशनल सर्किट में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो पड़ती ही पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी पड़ती है। यहाँ पे एक है कॉम्पोर्ट सर्किट, राइट है, कौन सा सर्किट है यहाँ पे, कंपोर्ट सर्किट। ये कैसे सर्किट्स होते हैं, बेसिकली ऐसे सर्किट्स, मतलब कंपोर्ट सर्किट क्या होता है, एक बाई डायरेक्शनल सीरियल इंटरफेस होता है दैट अलाउज सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा बिट बाय बिट। मतलब डाटा को अगर हमको बिट बाय बिट सेंड करना होता है या फिर रिसीव करना होता है, राइट, तो ऐसे जो ऐसे डाटास को ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कंपोर्ट सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है वो यहाँ पे डिजायर्ड नहीं होता है, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड इन सर्किट्स कंटेनिंग। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है DC इंडिपेंडेंट सोर्स, AC इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। तो नॉर्टन और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, तो उससे अगर DC इंडिपेंडेंट सोर्स है तो पक्का लगेगा ही लगेगा, AC इंडिपेंडेंट है तो भी लग जाता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स पे भी लगता है, राइट। तो तीनों के तीनों तो ऑप्शन में लग ही जाएगा, इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर हैज़ मिनिमम एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस के लिए देखिए क्या है कि एडी करंट लॉस के लिए हमको यहाँ पे सिंपली एक क्या होना चाहिए, कोई भी आयरन कोर होना चाहिए या फिर कोई भी मैग्नेट होना चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग बात करें फेराइट कोर इंडक्टर की या फिर आयरन कोर इंडक्टर की, तो इनमें आयरन प्रेजेंट है, राइट। इसमें एक और मटेरियल प्रेजेंट है फेराइट, और यहाँ पे एयर कोर इंडक्टर में एयर प्रेजेंट है, मीन्स केवल एयर के क्रॉस अगर हम केवल ऐसे इंडक्टेंस को देखें, एक इंडक्टर को अगर हम इमेजिन करें, तो इसमें कोई भी एडी करंट लॉस तो होगी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एयर कोर इंडक्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडी करंट लॉस मिनिमम किस में होगा, तो इसी में होगा। ओके, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर का, द क्वाइल एंड द आयरन कोर हैव कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा हुआ है, तो आयरन कोर का वो भी, तो देखिए जितने भी मटेरियल होते हैं, जैसे आयरन कोर मटेरियल है हमारा, तो ये टाइटली कपल्ड होता है, राइट। तो टाइटली कपल्ड जो होता है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है वो ग्रेटर देन 0.5 होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से आइडियल है, राइट। आइडियल या टाइटली कपल्ड है तो k इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 से वैसे भी अधिक कोई दिया नहीं है हमको, राइट। तो 1 ही होगा, और जो लूजली कपल्ड होते हैं उनका क्या होता है, लेस देन 0.5 होता है, तो इक्वल्स टू यूनिटी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 400 पाई इंटू 10 टू द पावर -11 हेनरी पर मीटर, द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिएबिलिटीज़ आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछा हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, वो क्या होता है हमारा, सिंपली B नॉट प्लस BI, राइट। अब यहाँ पे जो B नॉट होता है ये नेट फील्ड होता है, नेट फील्ड जो कि रिजल्टेंट होता है किसका, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, राइट, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ अप्लाइड फील्ड। यहाँ पे ये अप्लाइड फील्ड के थ्रू होता है, और ये जो होता है ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, राइट, इंड्यूस्ड, जिसको हम BI से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ड्यू टू अप्लाइड फील्ड होता है। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट H, और BI इक्वल्स टू म्यू नॉट I, जहाँ पे H क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और I क्या है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट को कॉमन ले लो तो बचेगा हमारे पास H प्लस I, राइट। और यहाँ पे B इक्वल्स टू क्या होगा, B इक्वल्स टू होगा म्यू H, राइट, म्यू इंटू H। अब एक सेकेंड, हाँ, म्यू इंटू H। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हो गया म्यू नॉट H प्लस, अब जो I होता है वो क्या होता है, एक्चुअली जो ससेप्टेबिलिटी होता है, यहाँ पे हमसे ससेप्टेबिलिटी पूछा हुआ है, तो I अपान H होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा, ससेप्टेबिलिटी इंटू H, राइट, ससेप्टेबिलिटी इंटू H। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा म्यू इंटू H है पहले से ही, यहाँ से हम लोग H को बाहर निकाल सकते हैं, तो म्यू नॉट H, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस साई ससेप्टेबिलिटी, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है म्यू इंटू H, इसको हम लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं, राइट, म्यू आर और H। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि म्यू नॉट से म्यू नॉट अगर काट दें, राइट, तो बचेगा हमारे पास म्यू आर, और H से H भी काट देते हैं, यहाँ पे हमारा सिंपली हो जाएगा 1 प्लस साई, राइट। तो ये हमारा आ गया रिलेटिव परमेबिलिटी का फार्मूला, ओके। और हमसे ये रिलेटिव परमेबिलिटी पूछा हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी पूछा हुआ है। तो अगर रिलेटिव परमेबिलिटी आ गया तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये भी आपको पता ही है, तो अब आराम से निकाल सकते हो। तो इस फार्मूले में यदि आप साई की वैल्यू पुट करोगे जो कि यहाँ पे गिवन है, तो आपको म्यू आर पता चल जाएगा, और म्यू आर की वैल्यू और म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी पता चल जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज 100 एम्पियर इफ द वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज। यहाँ पे हमसे पूछा है सेंटर ऑफ स्क्वायर पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा क्या होगा अगर हम एक वायर जो कि जिसका लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है उसको बेंड करके एक स्क्वायर बनाते हैं। तो कुछ ऐसा बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक वायर था, राइट, उसको हम लोग बेंड करके स्क्वायर के फॉर्म बना लिए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेंटर पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, राइट।
तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो अपने बायोट सेवर्ट लॉ अगर जानते होगे आप, तो बायोट सेवर्ट लॉ में ये बताया गया है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर हम 2 पॉइंट्स ऐसे देख रहे हैं, उनके बीच का अगर एंगल हमको पता है θ1 θ2, राइट। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बात करें इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, तो वो सिंपली क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr², और ये होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, राइट। ये θ1 और θ2। तो वैसे ही यहाँ पे सेंटर से अगर हम लोग यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें इस करंट कैरिंग कंडक्टर के केवल इसके लिए, और यहाँ पे हम लोग ये लेंथ गिवन हमको 2.5 सेंटीमीटर, राइट। ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो अभी हम फिलहाल में मान लेते हैं कि अगर ये देखिए लेंथ कितनी है, अगर a है तो ये जो लेंथ होगी वो 2a होगी, राइट है। मैं इसके पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख भी लेना कि ये 2a होगा अगर ये सेंटर से इसका डिस्टेंस a होगा तो, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I अपान 4πr², ओके। और यहाँ पे देखिए साइन θ1 और θ2 है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, ये टोटल 90 है, तो ऑब्वियसली जो ये हाफ होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ का ये जो थीटा है, ये थीटा है वो भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 है। तो इस तरीके से साइन θ1 45, यहाँ पे θ2 भी 45, जो कि हो जाएगा 1/√2 और प्लस 1/√2, राइट। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4πr², और यहाँ पे ये 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं अपॉन √2, तो ये ऐसे कट गया, ओके। तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा। अब हमको ये इस एक केवल हमारा एक साइड का है, राइट। अब हम चारों साइड का, हमें चारों साइड का देखना है, तो चारों साइड का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली म्यू नॉट I, और यहाँ पे √2 है, और नीचे कितना है हमारे पास 4πr², और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओके। अब हम लोग को ये B पता चल गया। B हमसे पूछा क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे जो मैं आपको बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड था, राइट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं था। अभी हमको मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है जो कि H होता है, H इज इक्वल्स टू क्या होता है, B डिवाइडेड बाई म्यू। तो जब हम इसमें म्यू का डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो म्यू से म्यू भी कट जाएगा हमारा, राइट है। यहाँ पे म्यू नॉट हम लोग ले रहे हैं, इन केस ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू अगर 1 है तो म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कट जाएगा, और हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, √2 I डिवाइडेड बाई πr², राइट। जहाँ पे ये जो r है, r की जगह पे हमको क्या रखना है, ये a वैल्यू, राइट। तो हमको यहाँ से a पहले पता कर लेना है कि कितना आएगा, जैसे यहाँ 2.5 दिया हुआ है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन में यदि ये वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आप देखोगे इस फार्मूले से कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 144 एम्पियर टर्न पर मीटर स्क्वायर आएगा, ओके। आप एक बार इसको भी सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the creation of magnetic flux in it is called। तो यहाँ पे पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the creation of magnetic flux in it is called। तो देखिए जैसा कि होता है यहाँ पे करंट के लिए कि करंट क्या होता है, V/R होता है। यहाँ पे करंट को कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस। तो वैसे ही जो फ्लक्स होता है वो एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है। मतलब फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज कौन करता है, रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, L/μ/A, राइट। और हेनरी पर मतलब हेनरी इनवर्स क्या होता है, इसका यूनिट होता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट रिलक्टेंस, ओके। 74 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिलक्टेंस ऑफर्ड बाई अ मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल पाथ्स एक्टेड अपॉन बाई सेम मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू। अगेन हमारा क्वेश्चन है कि अगर रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय ए मैग्नेटिक सर्किट मीन्स अगर कोई ऐसा सर्किट है आपके सामने, राइट, ऐसे अगर एक सर्किट है मैग्नेटिक सर्किट, और यहाँ पे अगर हम एक कॉइल लगा दें ऐसे, राइट, तो इस कॉइल के क्रॉस अगर हम सप्लाई दें, राइट, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करेगा, और वो फ्लक्स यदि क्या है, फाई है, राइट, कितना है, फाई। तो ये दो अपने पाथ में डिवाइड हो जाएगा ऐसे और ऐसे, राइट। तो यहाँ पे जो दो पाथ में डिवाइड होगा इक्वल फ्लक्स यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। मतलब जो भी फ्लक्स डिवाइड होगा वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
5/2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 5/2, मतलब जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ उसका हाफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? हाफ ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ ईच पाथ। ओके, यही क्वेश्चन का कहने का मतलब था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का, 2 इनफाइनाइट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करेंट्स ऑफ 20 एम्पियर ईच, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर पर मीटर लेंथ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर इज। ये भी मटेरियल साइंस का ही क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पूछा हुआ है 2 इनफाइनाइट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, राइट, कैरी करंट 20 एम्पियर ईच, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर पर मीटर लेंथ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, यहाँ पे फोर्स बिटवीन द कंडक्टर पर मीटर लेंथ, वो क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। जैसे ही आप इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 हमारे पास कितना है? 20 एम्पियर ईच बोला है, मतलब कि 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, तो यहाँ पे 20 × 20 हो जाएगा, इंटू एल, लेंथ कितना है यहाँ पे? पर मीटर, मतलब कंडक्टर पर मीटर लेंथ, तो 1 हो जाएगा, और अपान 2 इंटू पाई इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। 20 से 20 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमारा सिंपली क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 2, तो ये 40 हो गया, और इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास है 10⁻⁻2, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻, ऊपर जाके ये -5। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है 4 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 76 क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लोज टू द आइडियल वोल्टेज सोर्स, मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही क्लोज है आइडियल वोल्टेज सोर्स के? तो सिंपली ये जेनर डायोड का होता है। जेनर डायोड मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें जेनर डायोड की, तो जेनर डायोड को जब हम एक तो पहली बात ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, और जैसे इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है जितना, वो उतना ही सर्किट इसके अक्रॉस जो भी लगी होती है उसके अक्रॉस उतना वोल्टेज ये फिक्स कर देता है। मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी ये 5 वोल्ट फिक्स कर देगा। तो एक तरीके से ये जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है, राइट। तो जेनर डायोड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर का, अ कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाइज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर टू अ लोड ऑफ 2 किलो ओम, व्हेन द लोड इज चेंज टू 200 ओम द लोड करंट विल बी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाइज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर। तो कोई कांस्टेंट करंट सोर्स है, लेट अस सपोज कि वो आई एम्पियर करंट फ्लो करा रही है, और ये दे दिया है कि 400 मिली एम्पियर फ्लो करा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा लोड है वो कितना है? 2 किलो ओम का है। यहाँ पे एक लोड है, लोड 2 किलो ओम का। तो अगर ये करंट जो जा रही है 400 मिली एम्पियर इसमें, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इस लोड को चेंज कर देते हैं 200 ओम केवल कर देते हैं, राइट, केवल 200 ओम कर देते हैं, तो ये करंट कितना फ्लो होगा? तो अगर कांस्टेंट करंट सोर्स है तो करंट सोर्स ये कहता है कि भाई मैं तो इतना ही करंट यहाँ पे फ्लो कराऊंगा, ना ही इससे कम होऊंगा ना ही इससे अधिक। तो 400 अगेन वही करंट इस लोड के भी अक्रॉस फ्लो कराएगी, तो 400 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट सोर्स जो होते हैं वो उतना ही करंट फ्लो कराते हैं चाहे आप लोड कितना भी लगा दो। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ करंट सोर्स ऑफ 2 मिली एम्पियर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 मेगा ओम, करंट सोर्स इज स्टिफ व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम। तो स्टिफ का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बोला गया है करंट सोर्स ऑफ 2 मिली एम्पियर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, जैसे यहाँ पे अगर करंट सोर्स है 2 मिली एम्पियर का और इसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 20 मेगा ओम का, राइट। तो क्या बोल रहा है ये? करंट सोर्स इज स्टिफ व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वो कितना होगा जिससे कि ये स्टिफ हो जाए? तो स्टिफ का मतलब होता है कि जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना वो इसका क्या हो जाए? 0.01 टाइम्स हो जाए, या फिर ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस से 100 टाइम्स क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। 100 टाइम्स क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। या फिर ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो 0.01 टाइम्स क्या हो जाए? R इंटरनल के। तो इसका अगर हम 0.01 टाइम्स कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 मेगा है, मतलब 10⁻⁶। तो अगर इसको हम लोग 0.01 टाइम्स कर दें
मीन्स इसमें हम लोग क्या कर दें, सिंपली 100 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 200 किलो ओम, राइट, 200 किलो ओम। तो फर्स्ट ऑप्शन जो 0 to 200 किलो ओम, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीफ का मतलब है यहाँ पे कि जो RL होता है लोड रेजिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए 0.01 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 100 टाइम्स ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ओके, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स। तो सोर्स रेजिस्टेंस RS इज टिपिकली लो। यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे वोल्टेज के साथ, मीन्स जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आइडियली 0 वोल्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, टिपिकली लो होना चाहिए। और सेकंड है कि लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100 इंटू RS। देखिए वहीं जो हमने पीछे हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे RL, वो कह रहा है इज़ ग्रेटर देन 100 इंटू RS। ये जो है RS, वो बोल रहा है कि लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए देन 100 RS। और थर्ड है लोड वोल्टेज इज़ कांस्टेंट। लोड वोल्टेज क्या होना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे जितना वोल्ट है, राइट, अब यहाँ पे 0 वोल्ट है तो ये भी वोल्ट उतना ही होगा यहाँ पे वोल्टेज, तो कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड भी सही है। फोर्थ है कि लोड करंट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ बोल रहा है लोड करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। तो ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पे अगर आप लोड बढ़ाओगे तो ये तो वोल्टेज सोर्स है, करंट को क्या करेगा, कम या अधिक करेगा अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो भी आप लोड रेजिस्टेंस लगाओगे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। जबकि यही पूछा है कि कौन सा नॉट ट्रू होगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड ऑप्शन की जो बात है कि लोड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो RL है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 इंटू RS। मतलब यहाँ पे जो RS है, मीन्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके 100 टाइम्स होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो अगर ये 0 है, राइट, 0, तो ये 100 RS हो सकता है, कोई मतलब ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर लेट सपोज दैट कि ये 0.2 ओम है, राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ऐसा नहीं कि लोड रेजिस्टेंस 0.1 रह जाए, राइट, बस यही इसका कहना है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ट्रू नहीं है, इस वजह से ये करेक्ट हो जा रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका डाउट रह जाएगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अगले जो 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी पूरा कर देंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।